हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी का बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा आज और इंट्रोडक्शन होगा इसमें केवल बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी का लेक्चर। बायोलॉजी जैसे कि इसके नाम में ही है बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। देखो, सबसे पहले बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है, जैसा कि इसके नाम में है बायो और लॉजी। बायो माने होता है जीवन और लॉजी माने होता है अध्ययन। ठीक, यानी कि जीवन का अध्ययन। अब खास तौर से इसे और डिफाइन करें अगर हम, तो जीवधारियों या जो भी लोग जीवित हैं, जिंदा हैं, और उसमें सभी आ जाएंगे। ठीक, सभी जीवधारियों के जीवन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान एक ग्रीक शब्द है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फर्स्ट यूज इस शब्द का जो किया था वो किया था लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। और कब किया था इन्होंने? ये किया था इन्होंने 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में। ठीक है। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन, यानी कि जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन जिस विज्ञान में हम करते हैं या विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं वो कहलाती है बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। इसका सबसे पहले प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था 1801 ईस्वी में। ठीक, लेकिन अभी 1801 ईस्वी में क्या बायोलॉजी का जन्म हुआ? नहीं ना। बायोलॉजी तो बहुत पहले से चलती हुई आ रही होगी और इस साइंस के बारे में किसी और वैज्ञानिक ने, किसी दार्शनिक ने बताया होगा। तो आपको मालूम होगा, अरस्तु एक दार्शनिक हैं, एक वैज्ञानिक हैं और बहुत बड़े एक महान व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में बताया था। जीव विज्ञान शब्द उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने जीव विज्ञान के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने जीवन के सभी जो जीवधारी हैं उनके जीवन के अपने पक्षों पर अपने विचार प्रकट किए थे और सभी जीवधारियों को दो समूहों में बांटा था। सबसे पहले अरस्तु ने सभी जीवधारियों के जीवन के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार प्रकट किए और उन्हें दो समूहों में बांटा। जीवधारियों को, क्या हो गया इस मार्कर को? जीवधारियों को दो समूहों में बांटा। ठीक है, पहला था जंतु समूह और दूसरा था वनस्पति समूह। ठीक है, अरस्तु ने सभी जीवधारियों के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए और सभी जीवधारियों को दो समूहों में बांट दिया, एक जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। अब चूंकि इन्होंने जीवन यानी कि बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के बारे में, जीवधारियों के बारे में बताना शुरू किया था, इसीलिए इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसीलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने सभी जीवधारियों के बारे में बताया था। अब इसके साथ क्या होता है, इन्होंने जो बताया था खास तौर से जंतु विज्ञान के बारे में ज़्यादा बताया था, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक, अरस्तु ने अब बताना शुरू किया था, रिसर्च स्टार्ट हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे और साइंटिस्ट आते गए। तो अब एक साइंटिस्ट आए, लीनियस, जिनका नाम आप पढ़ोगे बुक्स में वगैरह में। तो उन्होंने क्या किया कि जो आधुनिक वर्गीकरण है उसकी नींव रखी। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। उन्होंने एक किताब लिखी, किन्होंने? लीनियस ने, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे में उन्होंने भी सभी जीवधारियों को दो वर्गों में बांटा। जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनके बाद आए, अरस्तु के बाद आए लीनियस ने
सभी जीवधारियों को 2 जगत में बांटा। पहले तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे एक बुक लिखी किसने? लीनियस ने। और सभी जीवधारियों को इस बुक में इन्होंने बताया कि सभी जीवधारियों को हम 2 जगत में रख सकते हैं। कौन कौन से जगत में? पहला, जीवधारियों को 2 जगत में हम रख सकते हैं। कौन कौन सा? पहला तो जंतु जगत, जंतु जगत, और दूसरा पादप जगत। अब जो वर्गीकरण लीनियस ने किया तो ये इस वर्गीकरण के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण स्टार्ट हुआ, आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी। इसीलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जंतु जगत और पादप जगत में सभी जीवधारियों को बांट दिया था। इसी के आधार पर R.H. विटेकर ने अब आगे और बताया कि जितने भी जीवधारी हैं सभी इनको केवल 2 जगत में नहीं रख सकते, इनको और जगत में हमें रखना होगा। तो उसको बताया R.H. विटेकर ने, और उसी की वजह से इनको जो इन्होंने थ्योरी दी उससे मॉडर्न टेक्सोनॉमी यानी कि आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी, जिसके कारण इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आते हैं R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने सन 1969 ईस्वी में बताया कि सभी जीवधारियों को हम सिर्फ 2 जगत में नहीं रख सकते हैं, हमको इनको और अलग अलग जगत में रखना होगा। तो उन्होंने सभी जीवधारियों को 5 जगत में बांट दिया। कितने जगत में बांट दिया? 5 जगत में बांट दिया। कौन आते हैं? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर आते हैं सन 1969 में, और सभी जीवधारियों को वो 5 जगत में बांट देते हैं। पहला जगत होता है मोनेरा। मोनेरा में वो सभी जीव आते हैं जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और जिनके अंदर कोशिका के जो अंग होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीव जिनमें कोशिका अंग विकसित नहीं होते। ठीक, वे सभी प्रोकैरियोटिक जीव जिनमें कोशिका अंग विकसित नहीं होते वे मोनेरा में रखे जाते हैं। इनके जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे जीवाणु, नील हरित शैवाल, ETC। ठीक, इसके बाद इन्होंने दूसरा जगत बताया जीवाणु, और सबसे छोटे वाले हो गए जिनके अंदर कोशिका तो है लेकिन बहुत अविकसित कोशिका है। कोशिका के बारे में मैंने आपको पहले एक लेक्चर दे चुका हूं जिसके बारे में मैंने कोशिका को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, तो दूसरा इन्होंने बताया प्रोटिस्टा। दूसरा वर्ग जो इन्होंने बताया वो कौन सा था? इन्होंने 5 वर्गों में बांटा, जिसमें से पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। ठीक है, इसमें सभी यूकेरियोटिक और एक कोशिकीय जीव रखे गए। इसमें सभी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन यूकेरियोटिक मतलब जिनमें जो कोशिका है वो विकसित है और कोशिका के अंग पाए जाते हैं। लेकिन यूकेरियोटिक के साथ साथ वो कैसे जीव थे? एक कोशिकीय। कैसे जीव थे? एक कोशिकीय। और ये जीव अक्सर कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। कहाँ? प्राय जल में पाए जाते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे युगलीना और अमीबा टाइप के जो जल में पाए जाते हैं जीव। और तीसरा जगत इन्होंने बनाया कवक का। कवक जैसे हम फंजाई, इंग्लिश में फंजाई, और हिंदी में इसको जो प्रचलित नाम है फफूंद कहते हैं। हिंदी में इसको प्रचलित नाम है इसका फफूंद। ठीक है, ये कहते हैं। और ये जो होता है ये परपोषी होता है। मैं लिख देता हूँ, परपोषी होता है यानी कि अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कई बारी जो एक
काली काली सी या भूरी भूरी सी काई आ जाती है ना चीज़ों पर, तो वो ये होता है, कवक होता है। ठीक है, इसमें पर्णहरिम की कमी होती है, यानी कि इसमें हरा रंग नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और प्रकाश संश्लेषण ना होने की वजह से इसमें हरा कलर नहीं होता है। इसके बाद जो तीसरा ग्रुप आता है, चौथा ग्रुप आता है, वो आता है पादप का। पादप में खास तौर से कौन से होते हैं? सभी ऐसे सभी जीव या ऐसे सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे इसमें आते हैं। ठीक है, सभी पेड़ पौधे इसमें आते हैं जो पादप समूह है। उसके बाद जो पांचवा वर्ग था वो था जंतु। इसमें सभी आते हैं, पेड़ पौधों को छोड़कर जितने भी जीव हैं सभी इसमें आ जाते हैं। किसमें? जंतु जगत में। तो 5 जगत वर्गीकरण जो किया था वो किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। इनसे पहले जो थे वो लीनियस थे, जिन्होंने 2 जगत में वर्गीकरण किया था, पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। ठीक है, और उससे पहले जो किया था अरस्तु ने बताया था, लेकिन अरस्तु ने पूरे तरीके से नहीं बताया था, उसके बाद लीनियस ने बताया था। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और 2-3 बातें मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ और आज की क्लास को पूरा करेंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि जनक यानी कि बायोलॉजी के जनक के बारे में पूछ ली जाती हैं, वो मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और वहाँ से प्रश्न बनने के चांस होते हैं। ठीक, सबसे पहला है बायोलॉजी का जनक यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कैसे कहा जाता है? अरस्तु को। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अगर हमसे पूछ ले जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वो भी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, अगर पूछ ले वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अभी वनस्पति की बात चली नहीं थी, लेकिन वनस्पति विज्ञान का अगर पूछ ले वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ ले, जैसे हमने कवक की बात करी अभी, कवक की, या उससे पहले जैसे आधुनिक वर्गीकरण की हमने बात करी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? लीनियस को। इसको कहा जाता है लीनियस। ठीक, इसके अलावा अगर पूछ ले कि कवक या कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। और अगर पूछ ले कि कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है वो माइकेली को। और एक और इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आनुवंशिकी का पिता, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, और इसका जो आंसर है वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और ख़ास तौर से इनको याद रखना है आपको, जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और आधुनिक वर्गीकरण का जो जनक कहा जाता है वो लीनियस को कहा जाता है। ठीक, कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के बारे में पूरा एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना करके दे चुका हूँ, पहले वो चैनल पे अपलोड हो चुका है, पहले से हुआ है, और उसको आप देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। उसमें जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव होते हैं वो भी आपकी समझ में अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, और कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? माइकेली को कहा जाता है। और आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। तो अब तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।